प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। पहले कई बार इस पर बोल चुका हूँ और संस्था के भी केंद्रीय उद्देश्यों में से एक है ये मुद्दा, और सवाल भी इस पर एक नहीं कई आए हैं, तो आज लेना आवश्यक है। मैं समझता हूँ आज इस पर जो बातचीत होगी वो इस मुद्दे पर आखिरी बातचीत होनी चाहिए। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि इतनी स्पष्टता आ जाए कि इसके बाद इसमें किसी तरह का संदेह शेष न रहे। तो पूछने वाले हैं, पहले हैं पंडित जीतमल ज्योतिषी। इन्होंने ट्विटर पर एक नहीं दो बार एक ही प्रश्न पूछा है, तो इनका प्रश्न मैं पढ़े देता हूँ। मेरा ऐसा तर्क है कि मांसाहार शाकाहार दोनों ही प्रकृति के संतुलन हेतु आवश्यक हैं। आप कल्पना करें कि अगर पूरी मानव जाति शाकाहारी हो गई तो पानी में मछलियाँ कितनी ज़्यादा हो जाएंगी और गांव शहर में सूअर बकरे बकरी कितने ज़्यादा हो जाएंगे, कल्पना करना मुश्किल है। पंडित जीतमल ज्योतिषी, जिन्होंने ट्विटर पर ये प्रश्न भेजा है, और बिल्कुल इसी भाव से प्रश्न भेजा है यूट्यूब पर। उन्होंने अपना नाम पूरा नहीं लिखा है, नाम की जगह बस ERJ लिखा है। कह रहे हैं प्रकृति के चक्र का ये हिस्सा है कि हम जानवरों को मारें इत्यादि। और आगे कह रहे हैं कि यू सेड क्लाइमेट चेंज इज बीइंग कॉज्ड बाय non-veg food consumption, but sir, it is not because of killing animals, but it is because of harmful gases. उसके आगे इन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल वही है जो जीतमल ज्योतिषी जी बोल रहे हैं। कह रहे हैं, हैव यू एवर इमेजिन्ड हाउ अर्थ गोना लुक लाइक इफ एवरीवन बिकम्स वेजिटेरियन? इट विल बिकम मार्स। कह रहे मार्स ग्रह जैसी हो जाएगी पृथ्वी अगर हर कोई शाकाहारी हो गया। नो प्लांट्स एंड नो ट्रीज विल बी लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट एंड नो ऑक्सीजन एज वेल, सो वी हैव टू बी नॉन वेजिटेरियन एंड फ्लैश ईटर्स। फिर आगे इन्होंने मुझे एक सलाह भी दी है, और सलाह है कि यू शुड टॉक लॉजिकली एंड साइंटिफिकली जस्ट लाइक डॉक्टर जाकिर नाइक। पृथ्वी पर जो ज़मीन का क्षेत्र है उसमें से करीब आधे पर खेती होती है। ये जिस भाग पर खेती होती है हम उसके बारे में दो चार चीज़ें समझते हैं, और बहुत रोचक बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सोच के इधर उधर मत हो जाइएगा कि ये तो भूगोल पढ़ाने लग गए, विज्ञान पढ़ाने लग गए। नहीं, अगर आगे तक चलेंगे तो आपका इसमें इंटरेस्ट, आपकी रुचि पूरी बनी रहेगी। जानते हो, धरती के जिस भाग पर खेती होती है उसका कितना हिस्सा इंसानों के खाने के लिए अन्न उपजाने में इस्तेमाल होता है? अपने सवाल को आसान बनाए देता हूं। मान लो धरती पर कुल 100 वर्ग मीटर क्षेत्र है, 100 स्क्वायर मीटर एरिया है जिस पर खेती होती है, मान लो। तो उस एरिया का कितना हिस्सा आदमियों के खाने के लिए, अन्न पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है? बताओ। अन्न और दूसरी चीजें, शाक सब्जियां फल, ये सब बताओ कितना। तुम हैरान रह जाओगे, सिर्फ 23%। अब झटका लगेगा, कहोगे अगर इतने बड़े क्षेत्र में खेती हो रही है 100 वर्ग मीटर में, तो उसका सिर्फ 23% दाल चावल ज्वार बाजरा सब्जियां फल वगैरह उगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो बाकी 77 स्क्वायर मीटर है इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? मेरे साथ साथ चलते रहो, सोचते भी रहो, दिमाग लगाओ, बताओ। खेती हो रही है, एक बड़े क्षेत्र में खेती हो रही है, और आपको पता चलता है कि इस क्षेत्र में से बस जो 23% क्षेत्र है
उसमें आदमियों के लिए खाना उपजाया जा रहा है। तो बाकी 77% में जो पैदा किया जा रहा है वो किसके लिए है? वो किसके लिए है? वो जानवरों के लिए है। कौन से जानवर? जिनको तुम मार के खाते हो। कुल जमीन जिस पर आदमी अन्न की पैदावार कर रहा है उसका 77% मांसाहार के लिए कटने वाले जानवरों को भोजन देने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब यह है कि इंसान इतने ज्यादा जानवर काट के खा रहा है कि 3/4 से ज्यादा खेती सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों को अन्न देने के लिए होती है। भाई आपको भैंस काट के खानी है, आपको बकरा काट के खाना है, आपको मुर्गे काटने हैं, आपको भेड़ काटनी है, आपको गाय काटनी है, आपको सूअर काटने हैं, दुनिया भर के जानवर आपको काट काट के खाने हैं। और आपको लगता है कि मैंने तो जानवर खाया है। नहीं साहब, आपने जानवर नहीं खाया है। वो जो जानवर है उसको आप खा सकें इसके लिए पहले उस जानवर ने न जाने कितना अन्न खाया है। ये बात आपको समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं देखो मैं घास पात नहीं खा रहा, मैं अगर घास पात खाऊंगा तो पेड़ कटेंगे, मैं तो इसीलिए जानवर को खा लेता हूं। और उस जानवर ने क्या खाया है? वो जानवर अपने आप ही बड़ा हो गया। और अगर आप 1 किलो अन्न खाते हैं तो आप बस 1 किलो अन्न खाते हैं। आपने कुछ खा लिया, दाल खा लिया, आपने चावल खा लिया, आपने गेहूं खा लिया, आपने कुछ खा लिया अपनी पसंद का। और कितना खाया आपने? 1 किलो। अब 1 किलो खाया तो 1 ही किलो खाया। लेकिन अगर आपने 1 किलो मांस खाया तो जानते हो उसके लिए तुमने कितना अन्न खाया? 1 किलो मांस खाने के लिए तुम 10 से 20 किलो अन्न पहले उस जानवर को खिलाते हो। जब जानवर 10 से 20 किलो दाना खाता है तब उसका 1 किलो मांस तैयार होता है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो जानवर को खाने वाले कृपया ये ना सोचें कि वो पेड़ों को बचा रहे हैं। अगर तुमने, दोहरा रहा हूं, अगर तुमने दाल चावल खाया होता 1 किलो तो 1 ही किलो खाया। लेकिन अगर तुमने 1 किलो मांस खा लिया तो वो 1 किलो मांस अपने शरीर में पैदा करने के लिए उस जानवर ने पहले 10 से 20 किलो दाना खाया था, उसको इतना खिलाया गया था, तब जाकर के उसका मांस पैदा हुआ था। और मांस ही नहीं, उस जानवर को बड़ा करने के लिए उस पर पानी की भी बहुत खपत हुई थी। और दुनिया में इस वक्त पानी की भी बहुत कमी है। तो आपके सामने मांस आता है, आप सोचते हो सिर्फ मांस है। वो मांस नहीं है, बहुत ज्यादा संसाधन लगे हैं तब वो 1 किलो मांस तैयार हुआ है। और उतने संसाधनों में न जाने कितने गरीबों का पेट भर जाता। इससे अब हम बात थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। जानते हो ये जो 77% एरिया इस्तेमाल हो रहा है जानवरों को मांस के लिए खिलाने के लिए, उससे आपकी कैलोरी की कुल आपूर्ति कितनी होती है? 18% बस। जानते हो उससे आपके प्रोटीन की कुल आपूर्ति कितनी होती है? 37% बस। उलझ तो नहीं रहे हो आंकड़ों में? मैं बहुत ज्यादा प्रतिशत वगैरह तो नहीं उछाल रहा हूं। देखो ये मेज है, ये मेज है, समझ लो इस पे 3/4 से भी ज्यादा क्षेत्र में क्या उगाया जा रहा है? भैंसों के लिए, बकरों के लिए, सुअरों के लिए, और पश्चिम में गायें बहुत काट के खाई जाती हैं, उनके लिए दाना उगाया जा रहा है कि इस दाने से उन जानवरों को खिलाएंगे ताकि फिर ला करके हम उनको काटें, ताकि मांसाहारी लोग मजे से स्वाद ले सकें मांस का। और जितने दुनिया के शाकाहारी हैं वो
बाकी जो 1/4 से कम माल है उसमें अपना काम चलाए ले रहे हैं, बल्कि उससे शाकाहारियों का ही नहीं, उससे मांसाहारियों का भी चल रहा है, क्योंकि मांसाहारी सिर्फ मांस थोड़ी खाते हैं, मांस के साथ तंदूरी भी तो चल रहा है, रोटी। ये जो लेकिन 77% क्षेत्र है, इससे पूरी दुनिया को जो प्रोटीन मिल रहा है उसकी सिर्फ 37% सप्लाई हो रही है। हम कहते हैं ना बार बार कि मांस खाओ प्रोटीन के लिए, नहीं साहब, इतना सारा क्षेत्र लग रहा है कृषि का, कृषि योग्य भूमि का मांस उपजाने के लिए, और उससे प्रोटीन कुल कितना मिल रहा है? 37%। माने 63% प्रोटीन आ कहां से रहा है? वो दालों से और चावलों से ही आ रहा है, जबकि उनको तुमने जमीन बहुत कम दी है, उनको तुमने इतनी कम जमीन दी है, फिर भी 63% दुनिया के प्रोटीन की आपूर्ति वही कर रहे हैं। और प्रोटीन तो प्रोटीन, दुनिया के 82% कैलोरी की ऊर्जा जिससे तुम काम करते हो, दुनिया की 82% ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है वो जो दाल चावल तुम खा रहे हो उससे, और बड़े स्वाद के साथ, और बड़ी ऊंची ऊंची मेडिकल बातों के साथ कि देखिए साहब मांस खाएंगे तो एनर्जी आएगी और प्रोटीन आएगा, कैलोरी आएगा। ये जो तुम मांस खाते हो इससे तुम्हें प्रोटीन भी बहुत कम मिल रहा है और तुम्हें कैलोरी भी बहुत कम मिल रही है। कम से कम जितना क्षेत्र ये खा रहा है अपने को उपजाने के लिए, उसकी तुलना में तो बहुत ही कम मिल रही है। बात समझ रहे हो? कृषि का जितना क्षेत्र की खपत हो जा रही है जानवरों के लिए चारा वगैरह उपजाने में और जानवरों के लिए अन्न उपजाने में, उसकी तुलना में उन जानवरों के मांस से जो प्रोटीन और ऊर्जा मिल रही है बहुत कम है। तो जो ये हमारे दिमाग में भ्रांति है, मिथ है कि मैंने तो बकरा खाया, माने मैंने बकरा खाया, मैंने कम से कम पेड़ पौधों को तो नुकसान नहीं पहुंचाया ना। नहीं, आप बेवकूफी की बात कर रहे हैं। जिसने बकरा खाया उसने बकरे की तो जान ली ही ली, और साथ ही साथ उसने अनावश्यक रूप से उन सब पेड़ पौधों की भी जान ले ली जिन्हें बकरे को खिलाया गया था ताकि बकरे को आप खा सके। शाकाहारियों पे अक्सर ये इल्जाम लगता है कि देखो तुम भी तो पेड़ पौधा खा रहे हो, उसमें भी तो जान है। चलो वो इल्जाम मान लो सही भी है, तो मांसाहारी ये तो बताएं कि तुम तो बकरा खा रहे हो, तो तुमने तो बकरे को भी मारा, और बकरे ने जो कुंटलों पत्ते खाए, उन पत्तों की, उन पौधों की भी हत्या का इल्जाम तुम्हारे ही ऊपर है, क्योंकि बकरे को तो वो सब कृत्रिम रूप से खिलाए गए ताकि तुम बकरे को खा सको। ये बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा लोग इस बात से परिचित ही नहीं है कि मांसाहार इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, कि इस पृथ्वी को तमाम तरीकों से जो समस्याएं लीले ले रही हैं उनका मूल कारण मांसाहार है। हम कहते हैं ना कि अरे 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 जंगल से उड़ते जा रहे हैं। अक्सर इस तरह की बातें तुमने सुनी होंगी कि प्रतिदिन न जाने कितने फुटबॉल मैदानों के बराबर, कितने फुटबॉल, 40 फुटबॉल मैदानों के बराबर जंगल काट दिए जाते हैं। उनमें से अधिकांशतः तो ब्राजील में जो अमेजन के जंगल हैं वही काटे जा रहे हैं। तुमने कभी सोचा है कि इतने जंगल काटने क्यों पड़ रहे हैं? कभी विचार किया है? ब्राजील का ही उदाहरण ले लो, बताओ क्यों काटने पड़ रहे हैं? वो जंगल इसलिए काटने पड़ रहे हैं ताकि उन जंगलों को काटकर उस जगह पर खेती की जा सके। खेती क्यों की जा रही हो? खेती इसलिए नहीं की जा रही है कि वो वहां जो खेती की जाएगी उससे जो अन्न पैदा होगा वो शाकाहारियों के पास जाएगा, इस भ्रम में नहीं रहिएगा। वहां खेती की जाएगी इसलिए ताकि वहां से जो अन्न दाना निकले वो गायों भैंसों को खिलाया जाए और फिर उनको आप काट करके उनका मांस खा सके। वहां एनिमल फार्म चलते हैं। ब्राजील मांस का बहुत बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर। तो जंगल इसलिए काटे जा रहे हैं ताकि मांसाहारियों को मांस मिलता रहे। मांसाहारियों के सर पर इल्जाम है, पाप है दुनिया भर के जंगल कटवाने का। आप एक तरफ तो
चिकन चबाते हो, मटन चबाते हो, दूसरी ओर आपका नहीं नहीं मुझे दुनिया के जंगल की और पर्यावरण की बड़ी फिक्र है, तो आप पाखंडी हैं, आप हिपोक्रेट हैं। क्योंकि दुनिया के जंगलों के कटने का सबसे बड़ा कारण ही मांसाहार है। और ये तो कहिएगा ही नहीं कि मुझे पता नहीं था। दुनिया भर की व्यर्थ बातें आपको पता होती हैं, और पृथ्वी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपको नहीं पता थी। पता थी नहीं या पता करना चाहते नहीं थे? पता इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि जबान के स्वाद पर या धार्मिक आस्थाओं पर चोट लगती है। इसी तरीके से हम कहते हैं अरे पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ पौधों की इतनी प्रजातियां रोज विलुप्त हो रही हैं। जानते हो रोजाना 25 से 150 प्रजातियां हैं जानवरों की और कीट पतंगों की, पौधों की, जो हमेशा के लिए खत्म हो जा रही हैं, वो लौट के नहीं आएंगी अब। वो क्यों खत्म हो रही हैं? वो इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि उनके घर हमने काट डाले। जब तुम एक जंगल काटते हो तो तुम पेड़ ही नहीं काटते हो, तुम न जाने कितनी प्रजातियों का हैबिटेट काट देते हो जहां पे वो बसा करती थी, वो उनका घर था। मांस का स्वाद लेने के लिए तुमने न जाने कितनी प्रजातियां खत्म कर दी। ऐसे नहीं खत्म कर दी कि तुमने उनको खा लिया ना, खाया तो तुमने बकरे को, लेकिन उस बकरे के लिए अन्न उपजाने के लिए तुमने जंगल काट डाले ताकि वहां खेती कर सको। और जंगल तुमने काटे, न जाने कितनी अनाम अनजान प्रजातियां विलुप्त हो गई। बल्कि प्रजातियां इस समय पृथ्वी पर बढ़ती ही कौन सी जा रही हैं? मुर्गे बढ़ते जा रहे हैं, बकरे बढ़ते आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें बढ़ने का शौक है, इसलिए क्योंकि तुम उन्हें कृत्रिम रूप से बढ़ा रहे हो। ये बहुत मूर्खतापूर्ण तर्क है पंडित जी, जो आपने कहा कि अगर हमने खाया नहीं तो तालाबों में मछलियां कितनी हो जाएंगी और जंगलों में सुअर और भैंस कितने हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है ये सब प्राकृतिक रूप से पैदा हो रहे हैं? आप जो मांस खाते हो वो 90-95% कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है आपकी हवस मिटाने के लिए। ये ऐसा थोड़ी है कि मुर्गे जंगलों में घूम रहे थे और आपके लिए जाकर के उनको कसाई लोग और रेस्टोरेंट वाले पकड़ के लाए हैं। ये जंगलों से नहीं आ रहे हैं, इन्हें जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है, और इन्हें जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है जंगल काट काट के। तो मांसाहार से जो 2-3 चीजें हैं सबसे खतरनाक, वो तो समझ में आई गई होंगी, अभी उसमें और भी जोड़ूंगा। पहली चीज, जंगल कट रहे हैं इसकी वजह से। दूसरी चीज, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं इसकी वजह से। तीसरी चीज, जितनी तुम इसको संसाधन दे रहे हो, जितनी जगह दे रहे हो एनिमल एग्रीकल्चर को, उसके अनुपात में मांस से न कैलोरी मिल रही है न प्रोटीन मिल रहा है। अब आओ चौथी चीज पर, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग। इसका नाम तो सभी ने सुना ही होगा। जानते हो ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी से बड़ी वजह क्या है? मांसाहार। ईआरजे साहब ने बड़े भोलेपन से, जाने भोलापन है, जाने बात को छुपाने की मंशा है, कई बार जब कुछ पूर्वाग्रह हमारे मन में बहुत गहरे बैठे होते हैं तो उनको कायम रखने के लिए हम तथ्यों को भी तोड़ने मरोड़ने लग जाते हैं। खैर, जो भी कर रहे हैं ईआरजे, बात समझिए। इतना तो तुमने कह दिया कि आचार्य जी शायद आपको पता नहीं है कि क्लाइमेट चेंज मांस खाने से नहीं, गैसों से होता है। अरे वो गैसें क्या आसमान से टपकती हो? गैस कहां से आ रही हैं? जिन गैसों के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जिन्हें बोलते हैं, सर्वोपरि उनमें कौन है? मीथेन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद वाटर वेपर है, और तमाम अन्य गैसेस हैं। पर सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए पृथ्वी पर, वो है इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहां से आ रही है तुम्हें कुछ पता है? वो एनिमल एग्रीकल्चर से आ रही है। मीथेन पैदा होती है उससे, और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितने तुम जानवर बड़े बड़े पैदा कर रहे हो काट के खाने के लिए, इन्हीं जानवरों के शरीर से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मांस खाने वाले लोगों के ऊपर है। वो जो तुम्हारी प्लेट पर मांस रखा हुआ है वही जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज का।
तुम इधर उधर की क्या बात कर रहे हो कि अरे नहीं कार का नया मॉडल ले लेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा, अरे नहीं चलो थोड़ा सा एक बल्ब कम जलाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। बेवकूफी की बातें हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो मुद्दा तो तुम छुपा रहे हो कि ये जो मांस खा रहे हो तुम, इसी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया भर का। कुछ अनुमान कहते हैं कि ये सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का, कुछ कहते हैं नहीं ये पहला नहीं नंबर 2 का कारण है। पर इस बात पर तो सब वैज्ञानिक और सब सर्वेक्षण और सब रिसर्च सहमत है कि या तो मांसाहार क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है, नहीं तो दूसरे नंबर का कारण है। कुछ समझ में आ रही है बात? अब तुम कह रहे हो कि आप इन सज्जन का तुमने नाम लिया है जाकिर नाइक, इनकी तरह लॉजिकल और साइंटिफिक होके बोला करो। भाई मैंने इनको ज्यादा सुना नहीं है, पर तुम इनके चेले लगते हो। तो अगर यही लॉजिक और साइंस सीखा है तुमने अपने उस्ताद से, तो तुम्हारे उस्ताद न लॉजिकल है न साइंटिफिक हैं। अपने पूर्वाग्रहों के पक्ष में बेवकूफी भरे तर्क दे देने से पूर्वाग्रह सत्य नहीं बन जाते। किसी मंच पर खड़े हो गए और धारवा प्रवाह कुछ बातें बोलनी शुरू कर दी, उन बातों के बोल भर देने से वो बातें तार्किक नहीं हो जाती और वैज्ञानिक भी नहीं हो जाती। थोड़ा पढ़ा करो। जिस तरीके से तुमने सवाल लिख करके भेजा है कि आचार्य जी मांसाहार खाने से थोड़े ही होता है क्लाइमेट चेंज, वो तो गैसों से होता है, उससे लग रहा है कि पढ़ने लिखने में तुम्हारी विशेष रुचि है नहीं। पढ़ा करो। और YouTube पर इस तरह का भद्दा प्रचार करने वाले उस्तादों से जरा बच के रहा करो। देख लिया करो कि उनकी रुचि सत्य में है या अपनी धारणाओं, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों का प्रचार प्रसार करने में। सच के प्रति प्रेम एक बात होती है और आपकी जो मान्यता है या जो आइडियोलॉजी है उसके पक्ष में आप नए नए तरीके के जोरदार तर्क गढ़ें, वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। तो किसको सुन रहे हो तुम, इस बात को लेकर के सतर्क रहा करो। और पंडित जीतमल ज्योतिषी जी, आपका तो कहना ही क्या कि अगर हमने मछलियां नहीं मारी तो समंदर में मछलियां इतनी हो जाएंगी कि पानी से कूद कूद कर बीच पर पड़ी होंगी। बिल्कुल क्या बुद्धि चलाई है। तो जिन जगहों पर अभी आदमी के पवित्र कदम नहीं पड़े हैं उन जगहों पर तो मछलियों को बड़ी तकलीफ हो जाती होगी, उनके घर में रहने की जगह ही कम पड़ जाती होगी। जानते हो तुम इतनी मछलियां खाते हो कि उसकी वजह से सिर्फ वही मछलियां विलुप्त नहीं हो रही जिनको तुम खाते हो, न जाने कितनी ऐसी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं जो बेचारी जालों में इसलिए फंस जाती हैं। अब तो मैकेनाइज्ड फिशिंग होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि मछुआरे जाकर के जाल फेंक रहे हैं। अब तो बड़े बड़े जहाज चलते हैं और वो बड़े मैकेनाइज्ड तरीके से विशाल जाल डाला करते हैं जिसमें टनों मछलियां फंस के आती हैं। सिर्फ मछलियां नहीं फंस के आती, उनके साथ न जाने कितनी ऐसी प्रजातियां फंस जाती हैं उन जालों में जिनको तुम खाते भी नहीं, और वो भी विलुप्त हुई जा रही हैं। न जाने कितने तरह के कछुए और पता नहीं क्या क्या, वो सब खत्म हो रहे हैं। थोड़ा पढ़ा करो ना। तुम्हें लग रहा है कि तुम खाओगे नहीं तो दुनिया भर में मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे। ऐसी बातें करते भी मैंने 2-4 लोगों को सुना है कि अरे ये जो मुर्गे हैं ना ये दुनिया पे छा जाएंगे, इन्हीं का शासन हो जाएगा, संसद में यही बैठा करेंगे। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? मुर्गा राज। इस तरह की नौबत आ जाएगी। आदमी को बुद्धि मिली है ना, इस्तेमाल करने के लिए ही मिली है, फ्रीजर में रखने के लिए थोड़ी। किस तरीके के तर्क दिया करते हो। और मैं आज थोड़ी तलखी के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस मुद्दे पर मैं ही पहले कम से कम दर्जन बार बोल चुका हूं, उसके बाद भी तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। धरती विनाश की कगार पर खड़ी है तुम्हारी जबान के स्वाद के कारण और तुम्हारी धार्मिक मान्यताओं के कारण, लेकिन तुमको नहीं समझ में आ रही बात। तुम सब कुछ बर्बाद करके ही मानोगे।